की बढ़ जाएगी, जिस वजह से ऑस्मोलर गैप आपका ज्यादा हो जाएगा। और एमोनियम एक्सीटेड विद अनमेयर्ड एनाइन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के साथ एमोनियम तो बढ़ना ही बढ़ना है एमोनियम, और उसी ने एमोनियम आपका बढ़ाना है ऑस्मोलर गैप। ठीक है, एमोनियम ज्यादा होगा, चाहे वो क्लोराइड के साथ एक्सीट हो रहा है, चाहे बाइकार्बोनेट के साथ एक्सीट, जिस किसी चीज के साथ भी एक्सीट हो रहा है उसने ऑस्मोलैरिटी को कंट्रीब्यूट करना है। और यहां अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के साथ एमोनियम एक्सीट हो रहा है तो ऑस्मोलर गैप जो है आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एमोनियम जो है वो प्रेजेंट होगा यूरिन में। सैलिसिलेट सिंपल था, सैलिसिलेट काजेज हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें भी सिंपल था, एस्टेजोलेमाइड जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काजेज हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नॉर्मल एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाकी काजेज हैं आपके आई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। इसमें reproducer low serum NN gap can occur with what following condition। ठीक है, हाइपोएल्ब्यूमिnemia, आपको बताया था कि एल्ब्यूमिन इज दी मेनली रिप्रेजेंटेड दी एनएन गैप जो है आपका एनएन गैप आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली एल्ब्यूमिन और सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो अगर एल्ब्यूमिन कम होगी तो एनएन गैप भी कम हो जाएगा। हाइपरकैलीमिया है या हाइपरकैल्सीमिया है, तो इनके साथ जो क्लोराइड या बाइकार्बोनेट एक्सीट होगा उसकी वजह से भी एनएन गैप कम हो जाएगा। लिथियम लिथियम ब्रोमाइड यूजली, तो लिथियम ब्रोमाइड की वजह से। और सूडो हाइपरक्लोरीमिया कहाँ होता है कि क्लोराइड तो नॉर्मल है मगर अगर यूरिन स्पेसिमेन में ब्रोमाइड या आयोडाइड प्रेजेंट है तो क्लोराइड का टेस्ट जो पिक्स अप ब्रोमाइड और क्लोराइड को भी एज क्लोराइड, तो दैट इज सूडो हाइपरक्लोरीमिया जो है कि सीरम क्लोराइड ज्यादा आ रहा है बट इट इज नॉट ड्यू क्लोराइड बट ड्यू टू ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपका फिर एनएन गैप कम हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से अगर कैटायन बड़े हैं मैग्नीशियम में तो उसके साथ अटैच जो है एनाइन भी बढ़ गए, जिसकी वजह से एनएन गैप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाइपरकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में ये कैल्शियम बढ़ा या पोटेशियम बढ़ा तो उसके साथ जो क्लोराइड या बाइकार्बोनेट थे वो बढ़ गए, जिसकी वजह से एनएन गैप पे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट दिया है तो उससे आपके अनमेयर्ड कैटायन बढ़े और अनमेयर्ड एनायन भी बढ़ गए, तो एनएन गैप आपका नॉर्मल ही रहेगा, कम नहीं होगा। ये ट्रिकी था। ब्रोमाइड इंटॉक्सिकेशन में, मल्टीपल माइलोमा में, आयोडाइड इंटॉक्सिकेशन में और लिथियम इंटॉक्सिकेशन में, इन चारों चीजों में आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ उसमें ब्रोमाइड आयोडाइड और लिथियम ब्रोमाइड उसकी वजह से आपका एनएन गैप कम हो जाएगा। अब लेबोरेटरी एरर में क्यों होगा नेगेटिव एनएन गैप? उससे पहले लफ्ज यूज किया गया है रिप्रोड्यूसिबल। अगर आपके पास कोई टेस्ट आता है जो आपको अब नॉर्मल लगता है तो पहला काम क्या करते हो आप? टेस्ट को रिपीट करते हो। ठीक है, टेस्ट रिपीट इसलिए करते हो कि हो सकता है ये लेबोरेटरी एरर हो, तो रिपीट टेस्ट करने से वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी एरर की वजह से अगर एनएन गैप नेगेटिव आया है, ठीक है, और आपने टेस्ट रिपीट किया तो हो सकता है वो अब नेगेटिव ना रहे, क्योंकि लेबोरेटरी एरर के जो बिल्कुल ही बिजार रिजल्ट्स होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता। बाकी ऊपर वाली चारों कंडीशंस में हाइपरक्लोरीमिया होगा या ये इसमें आयोडाइड और बोरोमाइड इंटॉक्सिकेशन में क्लोराइड हाई होगा बिकॉज ऑफ बोरोमाइड एंड आयोडाइड, सूडो हाइपरक्लोरीमिया होगा, हाइपरक्लोरीमिया होगा। तो लेबोरेटरी एरर जो आंसर इसका इसलिए है कि वो उसमें रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगा। तो आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
तो मेटाबॉलिक अल्कोसिस की डेफिनेशन क्या है, पैथोजेनेसिस और काजेस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसको इवैल्यूएशन कैसे करनी है, और ट्रीटमेंट क्या होगी। तो क्या है मेटाबॉलिक अल्कोसिस की डेफिनेशन क्या है, कोई बोलेगा? किसी की आवाज नहीं आ रही। Addition of bicarbonate, हम्म, increase in pH, हम्म, removal of acid, हम्म, base excess. हम्म, Sir, bus. बस। हाँ, good. So metabolic alkalosis is defined as primary increase in serum bicarbonate concentration and increase in pH due to loss of hydrogen ion or gain of alkali in the body with compensatory increase in PCO2। ठीक है, अब आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई एक प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन या पीएच को चेंज करने की टेंडेंसी होगी, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आपको मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो ठीक है, अगर वो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता कंपनसेटरी रिस्पांस, तो फिर आपके पास मिक्स हो जाएगी। ये डायग्राम आपको स्लाइड पहले भी दिखाई है, और ये मैंने इसलिए कहा था कि आपको ये बार बार दिखाई जाएगी, काम आएगी आपको। तो ये कैसलर ब्लीच इक्वेशन, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 24 इंटू PCO2 और बाइकार्बोनेट। और आपको ये पता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ PCO2 एंड बाइकार्बोनेट। इंडिविजुअली चेंज अगर होती है एक कंपोनेंट में, तो वो फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी। अगर दोनों कंपोनेंट में उसी रेशियो से चेंज होगी, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए अब यहां अगर बाइकार्बोनेट आपका इंक्रीज करता है, तो क्या होगा? Carbonate रेशियो will be कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि पीएच जो है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो पीएच आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो इनिशियल स्टेप्स हो गए। और उसके बाद अभी जब ने बात की है, कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी, PCO2 बढ़ जाएगी। तो अब इसी स्लाइड को सामने रखते हुए, अब यहां अगर आपके पास PCO2 भी ज्यादा है, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि PCO2 ज्यादा हुई और उसके बाद सेकेंडरीली बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी और कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। या ये भी हो सकता है कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हुआ तो PCO2 ज्यादा हो गई, तो इंक्रीज बाइकार्बोनेट का इफेक्ट कम करने के लिए। तो ऐसी सूरत में आपने देखना है हाइड्रोजन आयन की तरफ, पीएच की तरफ। तो अगर तो बाइकार्बोनेट प्राइमरी था, तो पीएच आपकी इंक्रीज होगी। अगर PCO2 इंक्रीज जो है वो प्राइमरी इवेंट थी, तो पीएच आपकी लो होगी। ठीक है, PCO2 ज्यादा हुई तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, पीएच ड्रॉप करेगी। और अगर बाइकार्बोनेट आपका ज्यादा हुआ पहले, तो पीएच आपकी इंक्रीज करेगी। तो अब अगर साइमल्टेनियसली बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, PCO2 भी ज्यादा है, तो यू हैव टू लुक एट द पीएच। ठीक है, अगर पीएच ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट की जो एक्सेस है दैट इज प्राइमरी इवेंट। अगर CO2 ज्यादा है तो पीएच लो होनी चाहिए। Two phases of metabolic alkalosis, जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और कुछ लोग ये तीसरी फेज भी बीच में डाल देते हैं, करेक्शन फेज। देयर आर इनिशियल इवेंट्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। कोई बाइकार्बोनेट का एडिशन हुआ या एसिड का लॉस हुआ, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जनरेट होगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जैसे अभी आपने बताया कि बाइकार्बोनेट इज इंक्रीज। जब भी बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा, तो किडनी शुड एक्सक्रीट दैट बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर किडनी
इज अनएबल टू एक्सीड द बाइकार्बोनेट फॉर सर्टेन रीजन, तो फिर वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो इनिशियली जनरेट हुई विल बी मेंटेन्ड। जनरेशन फेज में क्या होता है? एडिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, जैसे आपने बाइकार्बोनेट साल्ट दे दिए हैं या अदर एल्कलाइजिंग साल्ट जैसे सोडियम एसीटेट या सोडियम लैक्टेट दे दिया आपने। दूसरा है लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द ईसीएफ, जो कि जीआई ट्रैक्ट से भी हो सकता है, मेनली स्टमक से या किडनी से हो सकता है। तो ट्रांससेलुलर हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकती है और कंट्रैक्शन एल्कलोसिस हो सकती है। ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जनरेट होगी। ठीक है, तो वॉमिटिंग में क्या होता है? ये H2O पाराइटल सेल में जो है स्टमक के H2O CO2 H2 CO3 डिसोसिएट हो गई H एंड HCO3 और उसके बाद ये HCO3 ब्लड में शिफ्ट हो जाएगी और वहां से क्लोराइड को रिप्लेस कर देगी, जो कि सिक्रीट सेल के अंदर से होके स्टमक में एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से ब्लड में यहाँ पे क्लोराइड को रिप्लेस हो गया बाइकार्बोनेट से, तो बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ गया और ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो गया इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम। अब अगर यहां आपने स्लाइड को देख लीजिए कि पोटेशियम अपनी चैनल से सिक्रीट होता है स्टमक में और फिर इस हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो जितना पोटेशियम एक्सक्रीट होगा हाइड्रोजन आयन के साथ वापस सेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए देर इज मिनिमम प्रैक्टिकली के की क्वांटिटी जो है गैस्ट्रिक जूस में इज मिनिमम और नॉन एग्जिस्टिंग। ये याद रखना है आपने कि गैस्ट्रिक जूस में पोटेशियम नहीं होता, इसलिए कि पोटेशियम हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन लिवर में चला जाता है, पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है। तो अगर आपकी वॉमिटिंग हो रही थी तो जी HCl का वॉमिटिस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से ये फर्दर क्लोराइड की सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन और बाइकार्बोनेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ एल्कली हो गई। एनजी सक्शन से भी हो सकता है, वॉमिटिंग से भी हो सकता है, या 2 कंडीशन और हैं जिसमें स्टमक के अलावा बाइकार्बोनेट बढ़ सकता है। वो क्लोराइड डायरिया है या विलस एडिनोमा है, जिसमें कोलन से वहां क्लोराइड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। तो मेनली वॉमिटिंग या एनजी सक्शन, मगर 2 कंडीशन ऐसी हैं जो डायरिया के साथ एसोसिएटेड है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वो विलस एडिनोमा है और साथ दूसरी जो अभी आपको बताई थी कंजाइनटल क्लोराइड डायरिया। और तीसरी कंडीशन भी हो सकती है दैट इज ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसमें एक्सेसिव जो है लॉस होगा ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का जब डायरिया के थ्रू। डाइजेनेटिक आपने यूज करने शुरू किए हैं। ठीक है, फ्रूसिमाइड दिया है। फ्रूसिमाइड कहाँ एक्ट करता है? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड चैनल पे, जो कि थिक सेंडिंग लूपा फैलने में है। फ्रूसिमाइड दिया, उसने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये सोडियम जो ऊपर से आया है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा और डिस्टली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने थायराइड डाइजेनेटिक दिए हैं तो थायराइड कहाँ पे एक्ट करते हैं? एनसीसी चैनल या सोडियम क्लोराइड चैनल, जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में प्रेजेंट है, उसको ब्लॉक कर देगी। तो अगर ये ब्लॉक हो गया ड्यू टू थायराइड डाइजेनेटिक, तो फिर ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और सोडियम जो है डिस्टली डिलीवर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में डिलीवर हो गया तो यहाँ पे एक्सेसिव सोडियम नहीं पहुंचेगा, तो ये इनएक चैनल जो है एपिथेलियल सोडियम चैनल, यहाँ पे इससे सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। जब ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो ल्यूमन आपका नेगेटिव हो जाएगा और उसके लिए फिर ये पोटेशियम और ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है ज्यादा होगी। और ये जो हाइड्रोजन आयन आया कहां से? ये पुरानी बात, CO2 प्लस H2O H2CO3 जो डिसोसिएट हो गया इनटू HCO3 H इस तरीके से सिक्रीट हुआ।
दो चैनल्स हैं यहाँ हाइड्रोजन क्रिएट करने के लिए, एक तो हाइड्रोजन आयन एटीपीएज ऑपरेटेड है ये वाली, और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर है ये वाला। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन सिक्रीट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन सिक्रीट होगा, यहाँ पे पोटेशियम के साथ ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पोटेशियम, मगर यहाँ पोटेशियम चैनल से प्रिंसिपल सेल्स में पोटेशियम चैनल, यहाँ पे पोटेशियम सिक्रीट होगा। तो जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे, और फॉर ईच वन हाइड्रोजन आयन secreted into the lumen there will be reabsorption of the bicarbonate, जिसकी वजह से आपका बाइकार्बोनेट लेवल ज्यादा हो जाएगा। हाइपोकलीमिया अगर डेवलप हो गया पेशेंट को फॉर एनी रीजन, तो फिर क्या होगा? हाइपोकलीमिया हो गया, सीरम पोटेशियम ड्रॉप कर गया, तो फिर पोटेशियम जो है सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब पोटेशियम बाहर आएगा तो अकेला तो नहीं आ सकता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन। तो ये फिर जो जनरेट हो गया। कंट्रैक्शन में क्या होता है? ठीक है, अगर लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, पुअर क्लोराइड रिच एक्सरसाइज ऑफ फ्लूइड, जैसे थायराइड डाययूरेटिक से, लूप डाययूरेटिक से या वॉमिटिंग से हो रहा है, लॉस हो गया क्लोराइड रिच फ्लूइड्स का, तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो गया, तो बाइकार्बोनेट का जो मास ब्लड में प्रेजेंट है, नाउ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रैक्शन एल्कलोसिस। अब मेंटेनेंस ऑफ द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होती है? उसमें ये फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, एक तो रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम और रिड्यूस इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, क्लोराइड डिप्लीशन एंड हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकैलीमिया और इंक्रीज सोडियम डिलीवरी टू द डिस्टल नेफ्रॉन वेयर एनहांस सोडियम reabsorption through epithelial sodium channels generate the secretion of hydrogen ion and potassium। तो वहां हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ब्लड में चला जाएगा, और पोटेशियम की सिक्रीशन की वजह से हाइपोक्लीमिया वर्स होता जाएगा, और वो एग्रेवेट करेगा उसी को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। तो एक विशेष साइकिल चलता जाएगा। वॉल्यूम डिप्लीशन में या रिड्यूस इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम में क्या होगा? रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, तो उस पे क्या होगा? ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एक्ट करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में इस एंजाइम पे, हाइड्रोजन एटीपीएज पे जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में है। देन इट्स इन सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर जो है NHE31 जो है सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर पे, और बेजल साइड पे सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर पे, जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा भी ज्यादा और उसकी रीअब्सॉर्प्शन भी हो जाएगी। कलेक्टिंग डल में ये एंजियोटेंसिन 2 आपका HATPase एंजाइम ये चैनल पे इफेक्ट करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, जिससे हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और अभी आपको बताया कि जब भी हाइड्रोजन सिक्रीट होगा, उसके साथ इक्विवेलेंट अमाउंट जो है बाइकार्बोनेट की ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। और फिर रीनल एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ गई। एल्डोस्टेरोन ने ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स इफेक्ट किया जो कि प्रिंसिपल सेल्स में होते हैं, और यहां से इनेक चैनल को स्टिमुलेट करेगी, जिससे सोडियम रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगी, और ये सोडियम पोटेशियम, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर को स्टिमुलेट करेगी, जिससे हाइड्रोजन और पोटेशियम की एक्सचेंज बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम डिप्लीशन, इस सिस्टम के अलावा आपकी GFR डिक्रीज हो सकती है जब वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, जिससे वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, GFR कम होगी तो बाइकार्बोनेट की फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, और अभी जैसे पहले देखा है हमने कि बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ज्यादा हो जाएगी।
बाइकार्बोनेट सिक्रीशन जो है, नॉर्मली अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है तो कलेक्टिंग डक्ट में कौन से सेल्स हैं? कलेक्टिंग डक्ट में सेल्स कितनी किस्म के हैं? हेलो? जी सर, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स एंड बीटा इंटरकलेटेड सेल्स, और प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स हैं, और इंटरकलेटेड सेल ए जो अभी यहां दिखाया है आपने, ये इंटरकलेटेड ए सेल है जिसमें से हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन होती है, और इंटरकलेटेड बी सेल है जिसमें से बाइकार्बोनेट की बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट की। जी सर। अब अगर हाइपोक्लोरीमिया है पेशेंट को, हाइपोक्लोरीमिया है और फिल्टर भी क्लोराइड कम होगा, तो ये क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट सिक्रीट नहीं होगा लीवर में। तो इस तरीके से बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से एल्कलोसिस जो है मेंटेन मेंटेन रहता है। यहाँ पे हाइपोक्लोरीमिया, लो क्लोराइड इन द ल्यूमन, और ये पेंड्रिन जो है सो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है, ये जो चैनल है पेंड्रिन की, तो यहाँ पे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एक्सचेंज होते हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे ये से ये बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका बाइकार्बोनेट जो हाई रहेगा ब्लड में। डिस्टल डिलीवरी सोडियम की अगर डिस्टल ट्यूबिल को बढ़ जाए कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में और कलेक्टिंग डक्ट में, वो कैसे हो सकती है आपकी? कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाए ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन दी थिक एसेंडिंग लूपा फैलने में कम हो जाए ड्यू टू फ्रूसिमाइड, यदि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से कम हो जाए थायराइड डायजेनेटिक से, ठीक है, और या फिर वो सिंड्रोम्स हो जैसे बार्टर सिंड्रोम है या जेटलमैन सिंड्रोम है, जिनकी वजह से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमली नहीं होती, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल तक नहीं होती, तो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम की डिलीवरी बढ़ जाएगी। जब सोडियम की डिलीवरी यहाँ बढ़ेगी तो इसकी क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन सोडियम की यहाँ पे इनएक चैनल से होगी, पोटेशियम की सिक्रीशन होगी, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होगी, और अगेन जब हाइड्रोजन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो उसके बदले में ये बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब कभी भी ये जो है एल्ड्रोस्टोन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी और सोडियम की डिलीवरी बढ़ जाएगी, तो ये आपकी मेंटेन रहेगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर सोडियम डिलीवर हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में विद नॉन रीअब्सॉर्बेबल एनाइन, ठीक है, अगर एनाइंस के साथ जो कि एब्जॉर्ब नहीं होने उनके साथ सोडियम जाता है, तो फिर क्या होगा? सोडियम तो एपिथेलियल सोडियम चैनल से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइकार्बोनेट या कोई भी दूसरे नॉन एब्जॉर्बेबल एनाइन जो हैं वो बच जाएंगे ल्यूमन में, तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं ज्यादा हो जाएंगे ल्यूमन के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये हाइड्रोजन आयन को और पोटेशियम की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे। तो नॉन एब्जॉर्बेबल, अभी आपको स्लाइड भी दिखाई थी पहले जो एमसीक्यूज में भी, कीटो एसिड्स हो सकते हैं, ये आपका बाइकार्बोनेट हो सकता है। अगर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल रीनल एसिडोसिस को जब आप बाइकार्बोनेट देते हो तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से रीअब्सॉर्ब नहीं होता, डिस्टल डिलीवरी बढ़ जाती है। तो डिस्टल ये डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट में बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन इज लिमिटेड, तो वहां ये एक्ट करता है एज नॉन रीअब्सॉर्बेबल एनाइन। या एक्सोजिनसली आपने ये पेनिसिलिन हैं, सोडियम पेनिसिलिन जैसे पोटेशियम पेनिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, ये जो लार्ज डोज में जब आप देते हो तो भी रीअब्सॉर्ब नहीं होती। जब वो ल्यूमन में यहाँ पे पहुंचेंगी कलेक्टिंग डक्ट में विद सोडियम और ये एनाइन जो हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं होते, तो फिर ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी और उसके बदले में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। वॉमिटिंग में अक्सर अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये क्या हाइपोक्लीमिया क्यों हो जाता है, एल्कलोसिस क्यों हो जाती है। ठीक है, तो एक तो वॉल्यूम डिप्लीशन होगी, इस वजह से इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगी,
दूसरा, बाइकार्बोनेट जब बढ़ागा शुरू में, जनरेशन फेज में बाइकार्बोनेट जब बढ़ेगा तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का जो थ्रेशोल्ड है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन का, वो अभी चेंज नहीं होता। 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एब्जॉर्ब कर ट्यूब्यूल, तो उतना ही एब्जॉर्ब होगा। अब जो एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट फिल्टर हुआ है, दैट विल बी डिलीवर्ड टू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जब वहां कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो वहां पर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी, तो यूरिन आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग जनरेशन फेज जब बाइकार्बोनेट ज्यादा हो रहा है तो किडनी को बाइकार्बोनेट एक्सीड करना चाहिए था, ताकि वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो करेक्ट हो जाती। मगर इस फिनोमिनन की वजह से वो हाइड्रोजन की सिक्रीशन चूंकि बढ़ जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, तो यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यूरिन एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसको टॉक्सिक एसिड यूरिया कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन, रिड्यूस ट्यूबुलर क्लोराइड डिलीवरी। जैसे अभी आपको स्लाइड दिखाई थी कि अगर कन्वोल्यूट अपने कलेक्टिंग डक्ट में क्लोराइड नहीं होगा तो वो पेंड्रिन जो चैनल है वहां पे बाइकार्बोनेट के साथ एक्सचेंज नहीं होगी। हाइपोक्लीमिया डेवलप होगा ड्यू टू सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, और फिर हाइपोक्लीमिया की वजह से वो ट्रांससेलुलर शिफ्ट जो हाइड्रोजन आयन की दिखाई थी वो हो जाएगी। तो इसमें पोटेशियम का लॉस इन दी गैस्ट्रिक जूस नहीं होता कोई भी। पेंड्रेड सिंड्रोम क्या है? ठीक है, तो इसमें जो पेंड्रिन है चैनल जो है, जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर जो है, उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का लॉस होगा और पेशेंट को गेट हाइपोवोलेमिक और शॉक में जा सकता है। तो ये नॉर्मली इस चैनल को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पेश आती आमतौर पर, क्योंकि मेनली एसिड सिक्रीशन होती है जो कि पीएच आपकी एसिडिक होती है, तो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर आपने थायराइड डायूरेटिक दिए हैं ऐसे पेशेंट को, तो यहां सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो गई, तो यहां सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी बढ़ जाएगी। तो जितना सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ब्लॉक हुआ था ड्यू टू थायराइड, वो सारे का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो गई और पार्शली उसमें से क्लोराइड सोडियम के साथ यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से थायराइड का इफेक्ट जो है ब्लंट हो जाएगा। मगर इन पेशेंट जो पेंडेंट सिंड्रोम वाले हैं, उसमें ये कंपनसेशन नहीं हो सकती। जो डिलीवरी होगी सोडियम क्लोराइड की ज्यादा, तो वो यहाँ पे क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो मैसिव लॉस होगा सोडियम क्लोराइड का, जिसकी वजह से आफ्टर स्मॉल डोजेस ऑफ थायराइड डायरेटिक पेशेंट कुड बिकम मच मोर आउट ऑफ प्रोपोर्शन वॉल्यूम डिप्लीटेड या हाइपोटेंसिव हो सकता है। ठीक है, और ये जो पेंड्रिन्स हैं दो जगह पे और हैं, एक थायराइड में और एक इंटरनल ईयर में। ठीक है, तो थायराइड में जो क्लोराइड की और आयोडाइन की ट्रांसफर कर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये पेंडेंट, तो आयोडीन डेफिशिएंसी गाइटर हो सकता है, और इनर ईयर में क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट विल इफेक्ट वो आपकी हेयरिंग, सेंसी न्यूरल डेफनेस होगी, गाइटर होगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी। तो दैट इज पेंड्रेड सिंड्रोम। बार्टर और जेटलमैन की मैंने बात नहीं की, वो आपको पता होगा। अब आ जाते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें सोडियम की डिलीवरी हो जाती है ज्यादा ड्यू टू डिक्रीज प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, फिर ये सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है, जिसमें 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीराइड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कॉर्टिसोल जो है कॉर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं होती। तो एमसीआर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है प्रेफरेंशियली कॉर्टिसोल को सेंस करता है एल्डोस्टेरोन से ज्यादा। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होगी तो एमसीआर आपका जो है स्टिमुलेट होगा, जो कि ईनेक चैनल को और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी
और पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेमिडेबल एल्डोस्टेरोनिज्म GRA या फेमिलियर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 1, जिसमें इसकी जो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो कहां से होती है, एल्डोस्टेरोन जोना कौन से जोन से होती है एड्रिनल के? ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्रैनुलोसा से। तो वहां से होती है और उस पे रीनल एंजियोटेंसिन और पोटेशियम रेगुलेट करते हैं। मगर यहाँ पे जो GRA में एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इज सोली रेगुलेटेड बाय द ACTH, और ACTH को भी एग्जैजरेटेड रिस्पांस होता है। ठीक है, तो ACTH को रिस्पांस ज्यादा होगा और ये आपकी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और के सोडियम, अब ये पोटेशियम और रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा उसका। ठीक है, और जब ये एल्डोस्टेरोन बढ़ेगी तो आपका PRA जो प्लाज्मा रेनिन सप्रेस हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन टू प्लाज्मा रेनिन जो रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो विल बी मोर देन 30। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इन नैनोग्राम पर डेसीलीटर टू प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी नैनोग्राम पर ml पर आवर जो है वो रेशियो जो आपका 30 से ज्यादा हो जाएगा। और ये वाला जो है GRA या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेमिडेबल एल्डोस्टेरोनिज्म में आप डेक्सामेथासोन देते हो, जिसमें एल्डोस्टेरोन लाइक इफेक्ट डेक्सामेथासोन का कम है, मगर डेक्सामेथासोन जब दोगे एक्सोजिनसली वो ACTH को सप्रेस कर देगा और आपका ये सिंड्रोम जो है वो सप्रेस हो जाएगा। हाइपोक्लीमिया, इसमें क्या होगा, क्यों होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपोक्लीमिया के कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है और इंक्रीज डिस्टल सोडियम डिलीवरी। जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपका हाइपोक्लीमिया होगा, डिस्टल सोडियम डिलीवरी ज्यादा होगी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ेगी। इंक्रीज डिस्टल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी, हाइड्रोजन और पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। पोटेशियम डिप्लीशन और हाइपोक्लीमिया हो गया तो ये अभी आपने वो देखा था कि ट्रांससेलुलर शिफ्ट होगी, हाइड्रोजन पोटेशियम बाहर आएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर चला जाएगा तो फिर कलेक्टिंग डक्ट से चूंकि इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो जाएगी तो वहां बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी कलेक्टिंग डक्ट से और रीनल हाइड्रोजन सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और उससे हाइपोक्लीमिया भी आपका वर्स हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हाइपोक्लीमिया है उससे क्या होगा, हाइपोक्लीमिया जब है तो ये हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर था जिसने पोटेशियम सिक्रीट होना था और हाइड्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी, वो नहीं होगा। ठीक है, पोटेशियम नहीं होगा तो पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा डिप्लीट होगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम एक्सचेंजर भी स्टिमुलेट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन ATPase है वहां से भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो दोनों सूरतों में पोटेशियम जब कम होगा तो ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में इंटरकलेटेड सेल ए जो है उनसे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हाइपोकलीमिया जब होगा तो एमोनिया जेनेसिस बढ़ जाएगी। ठीक है, एमोनिया की सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से बढ़ जाएगी। ये आपको पिछली दफा भी बताया था कि हाइपोकलीमिया जो है वो एमोनिया जनरेशन को बढ़ाता है। क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में इंपेयर हो जाएगी, ठीक है, पोटेशियम ना होने की वजह से। तो इन सब की वजह से आपका जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यूजली कंपनीज हाइपोक्लीमिया या हाइपोक्लीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दोनों इकट्ठे होते हैं।
ये आपको ये बता रहे कि यहाँ पे हाइपोकलीमिया है तो अमोनिया जेनेसिस बढ़ गई प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, अमोनियम प्रोड्यूस हुआ और ग्लूटामीन की मेटाबॉलिज्म से दो अमोनियम, एक मॉलिक्यूल ग्लूटामीन से दो अमोनियम और उसके दो साथ बाइकार्बोनेट। दो बाइकार्बोनेट यस। प्रोड्यूस होते हैं, तो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोक्लेमिया से इस तरीके से अमोनिया जेनेसिस बढ़ती है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है आपकी वर्स होती है बिकॉज ऑफ दिस बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, और जहां पे अब अमोनिया ज्यादा होगी यहाँ पे, तो ये स्टिमुलेट करेगी आपकी हाइड्रोजन आयन को, सिक्रीशन को यहाँ पे। और जब ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी तो आया बाइकार्बोनेट जो है वापस यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाला ब्लड का यहाँ यहाँ हाइड्रोजन सिक्रीट हुआ और यहाँ से बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अमोनिया और एमोनियम का रिलेशनशिप क्या है? हम्म, बफर है आपका ये भी, वीक एसिड और वीक बेस है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की तरह। NH4 इज एसिड, टूनेट एसिड, और NH3 जो है बेस है, इट विल एक्सेप्ट एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को। तो NH3 बेस है, NH4 एसिड है, लाइक बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के। तो ये अमोनिया यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगी तो ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जो है ज्यादा हो सकेगी, जिसकी वजह से अमोनियम की एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाएगी। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की क्लासिफिकेशंस जो हैं दो तरह की हैं। पहली तो ये है कि एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन, और दूसरी जो है एसोसिएटेड विद वॉल्यूम डिप्लीशन और रिड्यूस आर्terial ब्लड वॉल्यूम। और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द यूरिन क्लोराइड जो है कि क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जिसमें यूरिन क्लोराइड इज मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर क्लोराइड रेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जिसमें यूरिन क्लोराइड इज लेस देन 10। वॉल्यूम डिप्लीटेड पेशेंट, ऐसी सिचुएशन जहां पे सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप हुई है, उसमें आपकी यूरिन सोडियम जो है आपका सीरम सोडियम फिल्टर्ड और क्लोराइड फिल्टर्ड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यूरिन क्लोराइड कम हो जाएगा। मगर ऐसी सिचुएशन जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन में प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, या दूसरी कंडीशन जिसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है जिससे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगी, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी टू द डिस्टल ट्यूबुल बढ़ जाएगी। कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम की कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मगर क्लोराइड विल बी एक्सक्रीटेड विद हाइड्रोजन आयन या पोटेशियम के साथ, तो क्लोराइड उनका ज्यादा होगा। ये कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं, इसमें क्लोराइड रेजिस्टेंट एल्कलोसिस होती है, इनमें यूरिन क्लोराइड इज मोर देन इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म व्हिच मे बी ड्यू टू एड्रीनल एडिनोमा, बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, एड्रीनल कार्सिनोमा, या ये GRA जो भी आपको दिखाया था, या AME जो अभी आपको बताया था, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। कुछ ये चीजें हैं, लिकोरिस इंजेक्शन जो है, कार्बोनॉक्सिलोन की इंजेक्शन जो है which has aldosterone like effect, current use of diuretics in hypertension, Cushing syndrome, exogenous administration of mineralocorticoid या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम क्या होता है जी, पता है कोई? लिडल सिंड्रोम क्या होता है? Hypertension and mutation of sodium chloride channels. The ENaC channels. हम्म, ENaC channels की mutation होती है। अरे इसी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ द सोडियम एपिथेलियल चैनल जो है, इनएक चैनल जो है, उसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, जिससे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है वहां से, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, एल्डोस्टेरोन सप्रेस हो जाएगी मगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगी। रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन में रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सब एक्टिवेट हो जाएगा। सीवियर पोटेशियम डिप्लीशन और हाइपोमैग्नीसीमिया में भी आपका पोटेशियम, ये क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी।
और क्लोराइड रिस्पॉन्सिव एल्कलोसिस जो है, क्लोराइड लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन जैसे वॉमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक सिक्रीशन है, लॉस ऑफ क्लोनिक सिक्रीशन जैसे कंजेनिटल क्लोराइड डायरिया है या विलस एडिनोमा है। थायराइड लूप डायूरेटिक आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, क्योंकि जब एक्टिवली आप दे रहे हो तो फिर तो क्लोराइड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, जब आपने स्टॉप कर दिए ये डायूरेटिक तो फिर वो एविडली सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। पोस्ट हाइपरकैप्निक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी, इनमें सोडियम की, ये क्लोराइड की एक्सीशन जो है कम होती। अदर काजेज जो है एल्कली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर, लैक्टिक एसिडोसिस थी, कीटो एसिडोसिस थी, आपने एक्सोजिनसली भी बाइकार्बोनेट दे दिया, फिर उनकी लैक्टिक एसिडोसिस की या कीटो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी जिससे बाइकार्बोनेट आपका बढ़ जाएगा। मिल्क एल्कली सिंड्रोम है, फिर हाइपरकैल्सीमिया है ड्यू टू वॉल्यूम कंट्रैक्शन, इंट्रावेनस पेनिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, एम्पिसिलिन ड्यू टू increased delivery of sodium with non-reabsorbable anions, रीफीडिंग एल्कलोसिस, स्टार्वेशन कीटोसिस थी तो उसमें आपने फीड करना शुरू कर दिया तो कीटोसिस की जो है कीटोन्स की मेटाबॉलिज्म होगी तो बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट होता है ब्लड में जो ब्लड बैंक वाले में, तो सिट्रेट मेटाबोलाइज हो जाएगा बाइकार्बोनेट में, तो इन कंडीशंस में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रिलेटिवली अनकॉमन है, ठीक है। ये जो पैरास्थीसिया, कार्पोपीडियल स्पैज्म, लाइट हेडेडनेस, ये ऑफन एसोसिएटेड और अकर्स इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बट लेस लाइकली इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में ये एल्कीमिया जो होगा उनमें ये पैरास्थीसिया, कार्पोपीडियल स्पैज्म और लाइट हेडेडनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसकी रीजन क्या होगी, कोई आइडिया है? ज्यादा होगा इसमें से। इसी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुई, बाइकार्बोनेट बढ़ा ब्लड में, CO2 भी बढ़ गया, रेशियो बढ़ गया, हाइड्रोजन ये रेशियो कम हो गया, PCO2 बड़ी थी, हाइड्रोजन ये इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट, मगर हाइड्रोजन आयन आपका कम होगा क्योंकि ये रेशियो कम हो गया और पीएच आपकी बढ़ जाएगी। अब जो PCO2 ब्लड में बढ़ी, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा, तो ये जो ट्रांससेलुलरली जो CO2 इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। बाइकार्बोनेट की जो ट्रांसफर है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन इज स्लो, तो ये जो है बाइकार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर जाएगा। तो इनिशियली जब CO2 सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी और देयर बी इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, ठीक है। इन कंट्रास्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में CO2 कम हुई और उसके साथ 2-3 दिन में बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएगा, ये रेशियो आपके हाइड्रोजन आयन कम हो गया, पीएच बढ़ गई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। अब जब PCO2 यहां ड्रॉप हुई तो सेल के अंदर से भी CO2 बाहर आ गई, जिसकी वजह से सेल के अंदर CO2 ड्रॉप कर गई। बाइकार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो इनिशियली CO2 ड्रॉप कर जाएगी, बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएगा, तो इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस होगी, ठीक है। तो डिफरेंस जो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में है कि एक्यूट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में डिफरेंस ये आ जाता है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में इंट्रासेलुलर एसिडोसिस होती है और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस होती है। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में एल्कलोसिस के, ये एल्कलोसिस की वजह से साइन सिम्टम्स है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जी।
मैनिफेस्टेशन जो है एल्कलीमिया की वजह से हो सकती है, अंडरलाइंग काज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उसकी वजह से हो सकती हैं, और कंपनिंग इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज उनकी वजह से हो सकती हैं। वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, उसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे मसल क्रैम्प्स, पोस्टरल डिजीनेस, क्लीमिया होगा, मसल वीकनेस, कार्डियक रिदमियाज, और अगर परसिस्टेंट है तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। मस्कुलर समाज, टेटनी, पैराथीसिया, मैग्नीशियम या कार्बन कैल्शियम लो है, agitation, disorientation, seizures and coma, especially when metabolic alkalosis develops in chronic liver disease. Chronic liver disease के साथ अगर ये metabolic alkalosis develop हुई है तो ये symptoms जो हैं ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? सिस्टेमिक पीएच अगर आपकी बड़ी है, ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि ये अमोनियम आयन जो है वो विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और अमोनिया इज डिफ्यूजिबल जो है अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर मोर रैपिडली एज कंपेयर टू अमोनियम। तो अमोनिया अगर जब सीएनएस में, सीएसएफ में डिफ्यूज होगा तो फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपोकलीमिया लिवर डिजीज में नहीं होने देते, अवॉइड करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन अगेन अंडरलाइंग कॉज की वजह से मेनली होंगे और कोई स्पेशल हाइपोक्लीमिया का नहीं है। तो इवेल्युएशन में पहले नंबर पे ये आपने देखना है कि अगर तो ट्रांजिट है, जैसे आईवी बाइकार्बोनेट दिया पेशेंट को, एसिडोसिस से आपने आईवी बाइकार्बोनेट दिया तो वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह एक हाइपर कैप्निया, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पेशेंट था, आपने वेंटिलेटर पे डाला है, CO2 आपकी वॉश आउट कर दी तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी, तो सब्सिक्वेंटली बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तो ये ट्रांजिएंट होगा इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसी तरीके से और रीनल फेलियर में इंजेक्शन हो रही है मिल्क ये मिल्क की एक्सेसिव की या एल्कली की और या बाइकार्बोनेट की इंजेक्शन है, तो वो आपने रूल आउट करनी है पहले कि ये इनटेक बंद कर दोगे तो इंप्रूव कर जाएगी। सस्टेन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो पहला काम आपने वॉल्यूम असेस करना है कि कंट्रैक्टेड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है या डिक्रीज इफेक्टिव आर्टियल ब्लड वॉल्यूम है या एक्सपेंडेड इफेक्टिव आर्टियल ब्लड वॉल्यूम पे देखना है, टोटल वॉल्यूम पे नहीं, इफेक्टिव आर्टियल ब्लड वॉल्यूम। तो इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम जो है कंट्रैक्टेड होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस से या रीनल लॉसेस से। तो उसमें आपने यूरिन क्लोराइड देखना है, यूरिन क्लोराइड लो है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस हैं, और अगर यूरिन क्लोराइड हाई है तो फिर आपका रीनल लॉसेस है। ये कंट्रैक्टेड वॉल्यूम के साथ है। इसमें आपका डायबिटिक भी आ गया, हाइपोमैग्नीसीमिया भी आ गया, बार्टर जिटलमैन सिंड्रोम भी आ गया। और अगर आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंडेड है, नो साइंस ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन, तो फिर आपने रीनल और एल्डोस्टेरोन करनी है, चेक करनी है। हाई रीनल हाई एल्डोस्टेरोन, malignant hypertension, renovascular hypertension, renal secreting tumors, low renin high aldosterone, तो aldosterone secreting tumor से adrenal hyperplasia है और GR है। लो रेनन और लो एल्डोस्टेरोन जो है उसमें लिक्विड इंजेक्शन हो सकती है और लिडल सिंड्रोम हो सकता है और डिफरेंट एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है जैसे AME था वो। ट्रीटमेंट में दो काम करने हैं आपने कि एक तो करेक्ट करना है एग्जिस्टिंग डेफिसिट और दूसरा आपने प्रिवेंट करना है कंटिन्यूइंग लॉसेस को। उसके लिए अपने सोर्स ऑफ बाइकार्बोनेट जनरेशन देखना है कि कहां से हो रही है, उसको एड्रेस करना है, और फिर जो फैक्टर्स हैं विच आर इफेक्टिंग दी किडनी और वो किडनी एक्सीड नहीं कर रही बाइकार्बोनेट, उनको एड्रेस करना है। प्लाज्मा बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस से या रीनल हाइड्रोजन लॉसेस से और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो कंट्रैक्ट हो गया है, तो उसमें इसका कॉज देखना है आपने। इज द कॉज ऑफ वॉमिटिंग,
स्टॉप और रिड्यूस और रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, अगर एनजी आप स्टॉप कर सकते हो सक्शन को, अगर नहीं सक्शन कर सकते हो तो रिड्यूस एसिड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन, उसमें H2 ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो। और ये रीनल लॉसेस कम करने के लिए अगर आप लूप डायूरेटिक या थायराइड डायूरेटिक स्टॉप कर सकते हो या कम कर सकते हो तो वो कम कर दो। ऑल एक्सोजेनस सोर्सेज, जो सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट या कोई भी ऐसे दे रहे हो, सोडियम लैक्टेट या एसीटेट वगैरह, उनको आप डिसकंटिन्यू करोगे। और ऐसी सिचुएशन जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिवर्सिबल है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस है या कीटो एसिडोसिस है, उसमें आपने बाइकार्बोनेट जो देना है वो आपने केयरफुल देना है, जो कंप्लीटली पीएच जो है करेक्ट नहीं करनी। थोड़ा सा बाइकार्बोनेट अगर बहुत ज्यादा लो है, लेस देन 10 है, तो फिर बाइकार्बोनेट आपने सप्लीमेंट देना है। और वो भी बाइकार्बोनेट को नॉर्मलाइज नहीं करना, इसलिए कि जब वो मेटाबॉलिज्म होगी कीटो एसिड्स की या लैक्टिक एसिड की बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो रिबाउंड जो है एल्कलीमिया हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बाइकार्ब की एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करनी है या आपने मिनिमम करनी है। हाइपोक्लीमिया को करेक्ट करना है, अगर इंपॉर्टेंट है, चूंकि हाइपोक्लीमिया और एल्कोसिस आपने देखा है कि गो हैंड बाई हैंड। बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम एक्सपैंड करना है। वॉल्यूम एक्सपैंड करोगे तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करोगे, जिसकी वजह से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन जो है कम होगी। पोटेशियम रिप्लेस करना है ताकि हाइड्रोजन आयन की शिफ्ट ना हो। एक्सोजेनस लोड वगैरह अगर दे रहे हो वो स्टॉप करना है। कॉम्बिनेशन ये इसको तो हो गई दोबारा बात। और 3 to 5 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सेलाइन, यूजली ऐसी सिचुएशन में जब आपका वॉल्यूम डेफिसिट हो और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो। ठीक है, और इसके लिए आपने कितना देना है, कितना देना है, तो ये 0.2 मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट जो है, और उसके बाद डिजायर्ड इंक्रीमेंट इन प्लाज्मा क्लोराइड, कितना प्लाज्मा क्लोराइड आपने बढ़ाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कि क्लोराइड कितना का देना है। पोटेशियम जो है 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर डे उसमें ऐड कर सकते हो आईवी इन्फ्यूजन में। तो ये 3 to 5 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सेलाइन, उसके साथ 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ केसीएल दे दोगे तो क्लोराइड भी रिप्लेस हो जाएगा, पोटेशियम रिप्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम रिप्लेस हो जाएगा। ये तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट जो कि किडनी को फोर्स कर रही थी कि बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं करना। एडिमेटस डिसऑर्डर्स हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है जैसे पेशेंट को ना, और वहां डायूरेटिक भी आप होल्ड नहीं कर सकते, तो पोटेशियम क्लोराइड एज सप्लीमेंट दे दें, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दें। ऐसे डोलोमाइड दे सकते हो 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम पर डे अगर सीरम क्रिएटिनिन लेस देन 4 मिलीग्राम है। और उसके बाद आप हीमोडायलिसिस कर सकते हो विद लो बाइकार्बोनेट, या फिर आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हो, बजाय पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड यूज करने के नॉर्मल सेलाइन यूज करें। पेरिटोनियल डायलिसिस के 3-4 एक्सचेंजेस कर दें, आपका बाइकार्बोनेट करेक्ट हो जाएगा। मगर जब आपने सोडियम क्लोराइड के साथ नॉर्मल सेलाइन के साथ पीजी की है तो आपको कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है आईवी इन्फ्यूजन से देना होगा। 0.1 नॉर्मल HCl वो दे सकते हो, स्लो इन्फ्यूजन जो है 8 to 24 आवर्स में थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर, पेरिफेरल लाइन से नहीं देना। जब सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड कंट्राइंडिकेटेड हो और पीएच 7.5 से है, एंसेफेलोपैथी है या कार्डियक अरिथमिया है या डिजिटल टॉक्सिसिटी है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, तो ये फिर पीएच को करेक्ट करना जरूरी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड नहीं दे सकते, पोटेशियम क्लोराइड नहीं दे सकते, तो फिर आपके पास यही चॉइस रह जाता है HCl देने का या फिर ये अमोनियम क्लोराइड देने का। आज ही हाइड्रोक्लोराइड माइनो एसिड इन्फ्यूजन जो है आपके, ये जितने भी माइनो एसिड इन्फ्यूजन हैं वो उसमें मेनली अमाइनो एसिड के HCl के साथ साल्ट होते हैं, तो वो दे सकते हो। तो स्पेशली पेशेंट जो है सब्स्टिशियस वॉमिटिंग हो रही है
या हर्बल सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस जो है, या डायूरेटिक यूज कर रहे हैं, आमतौर पर यंग वोमेन, ये खासकर जो मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, वो यूज करती हैं वेट कम करने के लिए, और वो डिनाई करेंगी कि मैं कोई चीज नहीं ले रही, तो उसको आपको सर्च करना पड़ेगा कि अगर ले रही हैं तो उसको स्टॉप करना होगा। क्लोराइड रेजिस्टेंट है अगर, व्हेन पोटेशियम डिप्लीट इज एसोसिएटेड विद माइल्ड टू मॉडरेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है, तो ओरल पोटेशियम क्लोराइड 40 to 60 मिली इक्विवेलेंट 4 to 5 टाइम्स अ डे। कार्डिक अरिथमिया है तो आईवी पोटेशियम दे सकते हो 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से एक्सीड नहीं करना। शुरू में आपने ग्लूकोज नहीं देना, अगर पोटेशियम दोगे तो दैट विल बी शिफ्टेड इनटू द सेल, मगर सब्सिक्वेंटली थोड़ा बहुत पोटेशियम रिप्लेस करने के बाद ग्लूकोज आप दे सकते हो ताकि इंट्रासेलुलर पोटेशियम डिप्लीशन भी करेक्ट हो जाए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है तो उसका सोर्स को रिमूव करना है, ट्यूमर एब्लेशन या ब्लॉकेज है, और अगर जब तक ट्यूमर रिमूव नहीं होता पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे स्पारोनोलैक्टोन यूज कर सकते हो, सोडियम रेस्ट्रिक्शन और हाई पोटेशियम डाइट दे सकते हो। इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेशन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है जीआरए जो था, वहां डेक्सामेथासोन 25.25 मिलीग्राम मॉर्निंग और 0.75 मिलीग्राम इवनिंग में दे सकते हो। और अगर ये सर्जरी नहीं हो सकती, रिमूव नहीं हो सकता, तो ये माइटोटेन है, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, जो सिलेक्टिवली जोना पैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस को नॉक डाउन करती है, जोना ग्लोमेरुलोसा को कुछ नहीं करती। या फिर सिस्प्लाटिनम दे सकते हो ऐसी सिचुएशन में यहाँ ट्यूमर की सर्जरी ना हो सके। बार्टर सिंड्रोम में हाइपोकैलोरीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी, वहां कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज कर सकते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम रिप्लीट करना होगा, पोटेशियम रिप्लीट करना होगा, और फ्लूइड्स देने होंगे। जिटल सिंड्रोम में भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक यूज कर सकते हैं, मीलोराइड जैसे 5 to 10 मिलीग्राम या ट्राइएम्प्टीन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, या स्पारोनोलैक्टोन 25 to 50 मिलीग्राम 4 टाइम्स अ डे। लिकोरिस या कार्बोनॉक्सिलिन ले रहा तो वो स्टॉप करनी है। लिडल सिंड्रोम है तो अमीलोराइड आप यूज करोगे। मिल्क एल्कली सिंड्रोम है तो आपने वो सोर्स को स्टॉप करना है, ठीक है। तो क्लोराइड और वॉल्यूम डिप्लीशन करनी है शुरू में मिल्क एल्कली सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये एल्कलोसिस थी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसमें याद रखने वाली चीज जो है कि जनरेशन फेज और मेंटेनेंस फेज है। जनरेशन फेज में चीज एक याद रखने वाली जो है कि पैराडॉक्सिक एसिड यूरिया होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही है ड्यू टू वॉमिटिंग, तो थ्योरेटिकली एसिड की एक्सक्रीशन नहीं होनी चाहिए, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन होनी चाहिए क्योंकि सीरम बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है। मगर जनरेशन फेज में एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, यूरिन पीएच विल बी लो, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन बढ़ेगी और आपका यूरिन जो है एसिडिक हो जाएगा। इसके साथ सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ेगी, तो जनरेशन फेज में सोडियम आपका यूरिन में कम होगा, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी, बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती, तो सोडियम उसके साथ जबरदस्ती जाएगा बाहर, ठीक है। तो इनिशियली यूरिन सोडियम हाई होगा ड्यू टू एक्सक्रीशन विद बाइकार्बोनेट, मगर पीएच भी हाई होगी। क्लोराइड यूरिन का लो होगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सीट हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड जितना भी फिल्टर हुआ है वो सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जनरेशन फेज में यूरिन क्लोराइड आपका लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब कभी भी यूरिन क्लोराइड लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखते हो तो इनवेरिएबली इट विल बी ड्यू टू गैस्ट्रिक लॉसेज, जो है वॉमिटिंग हो रही है या नेसोगैस्ट्रिक सक्शन है। शुरू में सोडियम हाई होगा,
जो कि आपकी मिसलीड कर सकता है कि पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीटेड नहीं है क्योंकि यूरिनरी सोडियम हाई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्लोराइड की तरफ देखना है। क्लोराइड अगर लो है जनरेशन फेज में तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज वॉल्यूम डिप्लीटेड। मेंटेनेंस फेज में बाइकार्बोनेट की एक्सीशन बढ़ जाएगी, सोडियम की एक्सीशन जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहां पे यूरिन सोडियम और पोटेशियम लो हो जाएंगे, मगर यूरिन पीएच विल बिकम एल्कलाइन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा मेंटेनेंस फेज में। अगर मेटाबॉलिक अल्कोसिस ड्यू टू वॉमिटिंग है तो जनरेशन फेज में क्लोराइड वुड बी लो और यूरिन पीएच वुड बी हाई। और जो है मेंटेनेंस फेज में यूरिन क्लोराइड वुड बी लो, यूरिन पोटेशियम वुड बी लो, यूरिन पोटेशियम वुड बी लो और बाइकार्बोनेट का हाई होगा, जिसकी वजह से पीएच आपकी एल्कलाइन हो जाएगी। तो मेंटेनेंस फेज में आपका यूरिन सोडियम और क्लोराइड दोनों लो होंगे और जनरेशन फेज में सिर्फ क्लोराइड लो होगा। और अगर आपकी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो यूरिन सोडियम भी हाई होगा और क्लोराइड भी हाई होगा। वो बेसिकली ये दो चीजें आपने, एक तो वॉल्यूम स्टेटस देखना है और दूसरा अपने यूरिनरी क्लोराइड सोडियम क्लोराइड देखना है। क्लोराइड लो है, पोटेशियम ज्यादा है, तो सिचुएशन आपकी होगी सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म वाली। सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, तो फिर वो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म होगी। यूरिन सोडियम लो है, पोटेशियम ज्यादा है, तो फिर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म होगी। अगर वॉल्यूम डिप्लीशन है ड्यू टू वॉमिटिंग है तो फिर क्लोराइड विल बी वेरी लो। ठीक है, तो ये आपकी जो जनरली जो कॉमनली यूज करने दो कॉमन काजेज जो हैं, कॉमन काजेज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के वॉमिटिंग और दूसरा डाययूरेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यूरिन क्लोराइड का। अगर तो एक्टिवली डाययूरेटिक ले रहा है तो यूरिन क्लोराइड वुड बी हाई, हाय यूरिन क्लोराइड विल बी मोर देन सोडियम। याद रखने वाली बात है, यूरिन क्लोराइड विल बी मोर देन सोडियम अगर डाययूरेटिक एक्टिवली ले रहा है। और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो फिर यूरिन क्लोराइड विल बी लोअर देन दी सोडियम। सोडियम इनिशियली। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो, नेक्स्ट क्या करना है? ऐसे ही ब्रीफली करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोसिस ब्रीफली दोनों चीजें इकट्ठी कवर कर लेंगे। सर ये मैंने आपको ना एक ईमेल भेजी है, आईएसएन की तरफ से आई थी। जी। वो कोई जो अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ नेफ्रोलॉजी हो रही है ना, वर्चुअली हो रही है, तो उसके लिए वो एक सेशन चाहते हैं, पाकिस्तान और नेपाल का कंबाइन एक सेशन। तो वो ज़रा आप ज़रा देख लीजिएगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके।